लाओ भी बताओ देखें। हाँ भाई सुनो, ध्यान दो। अगला टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन, या कहते हैं परागण। मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट तक का पार्ट हो गया था। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में होगी पॉलिनेशन की क्रिया। तो पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है? देखो, ये कोई फ्लावर है, इसमें पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, ये क्रिया कहलाती है पॉलिनेशन। पर ये दो प्रकार की होती हैं। हाँ भाई, शांति रखा करो, क्लास है और घटनाएं सबके साथ ही होती है। यहाँ कोई वो मैदान तो है नहीं कि जहाँ तुम हूटिंग करो, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में रहा करो। देखो भाई, पॉलिनेशन है दो प्रकार के। पॉलिनेशन कितने प्रकार के? एक स्वयं परागण और एक होता पर परागण। तो पहले तो पॉलिनेशन का ही परिभाषा लिखो। पॉलिनेशन यानी परागण की परिभाषा लिखो। पुष्प में पराग कोश से, हेडिंग है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण, और परिभाषा लिखो, पुष्प में पराग कोश से, पराग कोश यानी एंथर, पुष्प में पराग कोश से पराग कणों का, पराग कण यानी पोलन, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, ये कहलाएगा परागण। यह दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, या कहते हैं स्वयं परागण, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं, चार्ट नहीं बनाना है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। दो नाम लिखने हैं, एक स्वयं परागण और एक पर परागण। पहले स्वयं परागण को समझते हैं। पहला पार्ट क्या है? स्वयं परागण। स्वयं परागण में क्या होगा? देखो, ये जो पुष्प है इसी का परागकण होगा और इसी की वर्तिकाग्र होगी, यानी एक ही पुष्प में होने वाली क्रिया होगी है, तो ये कहलाएगी स्वयं परागण। और इसको एक नाम और भी देते हैं, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। क्या कहते हैं? कारण कि दोनों नर और मादा जनन अंग के जीनोटाइप सेम होंगे, और सेम जीनोटाइप होने की वजह से इसको ऑटोगेमी कहेंगे। तो मीनिंग लिखो, स्वयं परागण का मीनिंग लिखेंगे, एक ही पुष्प में पराग कोश से, एक ही पुष्प में पराग कोश से
पराग कणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प में पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होना, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होना स्वपरागण कहलाता है। यानी पोलन ऑफ सेम फ्लावर रीच ऑन सेम स्टिग्मा, यानी उसी की स्टिग्मा होगी, उसी का परागकोश होगा। इस क्रिया को ऑटोगेमी भी कहते हैं। इस क्रिया को ऑटोगेमी भी कहते हैं। क्योंकि नर तथा मादा जनन अंगों के क्योंकि नर तथा मादा जनन अंगों के जीनोटाइप समान होते हैं। जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप। चलो अब सुनो, ये जो सेल पॉलिनेशन है इसको बढ़ावा देने वाले कुछ कारण होते हैं, इसको प्रेरित करने वाले कुछ कारण होते हैं। वो कौन कौन से हैं, यानी जिनकी वजह से सेल पॉलिनेशन प्रमोट होगा। देखो, पहला और प्रमुख कारण है क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस पुष्प का होना। पहला प्रमुख कारण क्या है? क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस फ्लावर का होना, यानी कभी नहीं खिलने वाले पुष्प। अगर पुष्प कभी खिलेगा ही नहीं तो 100% सेल पॉलिनेशन होगा, क्योंकि बाहर का परागकण आकर उस पर गिर ही नहीं सकता। तो पहला प्रमुख कारण ये है, जैसे मटर में होता है, अरहर में ऐसा होता है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर इनमें पाए जाते हैं। सेकंड कारण है, उसको कहते हैं होमोगेमी या कहते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मीनिंग ये है कि ये पुष्प हैं, अगर इसमें नर और मादा जनन अंग एक ही समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि सेल पॉलिनेशन होगा। ये दो मूल कारण हैं इसके, तो दोनों को लिखो। पहला लिखो, पॉइंट डाल दो, स्वपरागण को प्रेरित करने वाले कारण। स्वपरागण को, सेल पॉलिनेशन को प्रेरित करने वाले कारण। स्वपरागण को प्रेरित करने वाले कारण। पहला लिखो, क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस फ्लावर का पाया जाना। पहला, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का पाया जाना, कभी नहीं खिलने वाले पुष्प। जो फ्लावर कभी खिलते नहीं हैं उनको कहते हैं क्लिस्टोगेमस, अनुन्मूलनीय पुष्प। अनुन्मूलनीय पुष्प। कभी नहीं खिलने वाले पुष्प, पहला कारण ये है। और उदाहरण इनके हैं मटर, अरहर। हाँ, उदाहरण लिखना, और क्या लिखेगा? कभी नहीं खिलने के लिए क्या व्याख्या करेगा?
चलो सेकंड लिखो, होमोगेमी या समकाल पक्वता। होमोगेमी या समकाल पक्वता होमोगेमी या समकाल पक्वता का मीनिंग लिखो, पुष्प में नर तथा मादा है। सेकंड कारण पॉइंट बनाओ ना, होमोगेमी या समकाल पक्वता, और इसका मीनिंग लिख दो, पुष्प में नर तथा मादा जनन अंगों का, पुष्प में नर तथा मादा जनन अंगों का एक ही समय पर, नर तथा मादा जनन अंगों का एक ही समय पर परिपक्व होना, मैच्योर होना, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है, ज्यादातर ऐसा किस में होता है? मोनोकोट्स में। उदाहरण लिख दो, मोनोकोट्स उदाहरण हैं मोनोकोट्स। अब सुनो समझो इधर, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के 3 रूप हम समझ लें, यानी इसमें पुष्प तो 100% डिफरेंट होगा ही होगा। अगर पुष्प डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो, यानी एक ही पादप के अलग अलग पुष्प में होने वाली क्रिया, ये कहलाती है जीटोनोगेमी। और ये क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। और एक होता है जिसमें पुष्प भी अलग, पादप भी अलग, पर जाति या किस्म एक होगी, इसको कहेंगे जीनोगेमी, यानी वास्तविक परपरागण यही है। और एक जिसमें पुष्प भी अलग हो जाए, पादप भी अलग हो जाए, जाति किस्म भी अलग हो जाए, ऐसा केवल कृत्रिम रूप से किया जा सकता है, तो कहेंगे कृत्रिम परपरागण, या कहते हैं हाइब्रिडिज्म। क्या कहेंगे? हाइब्रिडिज्म। तो जीटोनोगेमी का मतलब तो ये है कि ये एक पादप है, इसका ये कोई मादा पुष्प है और इसके ऊपर ये नर पुष्प लगे होते हैं, ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है, पर पादप एक ही हैं। एक ही पादप के नर पुष्प से पराग कणों का मादा पुष्प पर स्थानांतरित होना, ये है जीटोनोगेमी। लेकिन सुनो, ये जो क्रिया है जेनेटिकली स्वपरागण है, कारण इस पूरे प्लांट का जीनोटाइप तो सेम है। इस हाथ से ये पेन इसमें पकड़ा दिया, पर हाथ तो एक ही बॉडी के हैं, तो ये आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है। लेकिन ये प्रक्रिया बाहरी कारकों से हो रही है, अलग अलग फ्लावर में हो रही है, इसलिए कार्यकी रूप से और पारिस्थितिकी रूप से परपरागण में शामिल की गई है। बोर्ड की किताबों में इसको स्वपरागण में भी लिखा गया है, तो वहाँ भी वो गलत नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिकली स्वपरागण है। अगर आप इसको कार्यकी रूप से, पारिस्थितिकी रूप से सम्मिलित करते हो तो ये परपरागण में आएगा। ये स्पेशल मेंशन करके दिया जाएगा कि बताइए कार्यकी या पारिस्थितिकी रूप से परपरागण क्रिया क्या कहलाती है। तो ये है जीटोनोगेमी। और जीनोगेमी का मतलब ये है कि ये पादप है, इसके ये फ्लावर है, ये दूसरा पादप है, इसके ये फ्लावर है, इसके परागकण इस पर या इसके परागकण इस पर होने चाहिए, पर आम के आम पर ही होने चाहिए, आम के बमूल पर नहीं।
कि भैया आम नीम से भी प्राप्त कर लो, तो आम का आम होता है, नीम की निमोली होती है। मैं क्या कह रहा हूं, निमोली भी आम की जैसी लगती है पर वो छोटी होती है। पर तुम चाहो निमोली मोटी हो जाए आम की तरह, नहीं होगी, क्योंकि जाति ही अलग है, वंश ही अलग है, तो वो उसमें शामिल होगा। ऐसा आप उसमें कर सकते हो, ये कृत्रिम रूप से ही संभव है, आर्टिफिशियल रूप से। तो इसका मतलब हो गया सरसों के परागकण सरसों पे, मूली के परागकण मूली पे, ये कहलाएगा जीनोगेमी। ज्यादातर डाइकोट्स में होता है। कृत्रिम पर परागण है, जैसे मेंडल ने करवाया था, अलग अलग जातियों के बीच में कृत्रिम पर परागण करवाया था, उसको कहते हैं संकरण, हाइब्रिडिज्म। लिखो, क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग लिखो, अलग अलग पुष्प, अलग अलग पुष्प या पादप, अलग अलग पुष्प या पादप के मध्य होने वाली परागण क्रिया, अलग अलग पुष्प या पादप के मध्य होने वाली परागण क्रिया पर परागण कहलाती है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, पर परागण को एलोगेमी कहते हैं, लिख दो वहीं पे, पर परागण या एलोगेमी कहते हैं। चलो पहला लिखो, जीटोनोगेमी। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट लिखो, जीटोनोगेमी। मीनिंग लिखेंगे इसका, एक ही पादप, एक ही पादप के एक पुष्प से, एक ही पादप के एक पुष्प से पराग कणों का, एक पुष्प से पराग कणों का दूसरे पुष्प की, उसी पादप के पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प की, हाँ, एक ही पादप के एक पुष्प से, अरे दोबारा शुरू से यहीं से तो है, इससे पहले कहा था, एक ही पादप के एक पुष्प से पराग कणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जीटोनोगेमी कहलाता है। सॉरी, जीटोनोगेमी कहलाता है। अगला पॉइंट, यह क्रिया आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली, यह क्रिया आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती हैं। आनुवंशिक रूप से स्वपरागण कहलाती हैं। उदाहरण है, अच्छा एक और लाइन जोड़ दो, लेकिन कार्य की, यानी फिजियोलॉजिकली और पारिस्थितिकी रूप से, इकोलॉजिकली
लेकिन कार्य की एवं पारिस्थितिकी रूप से फिजियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली पर परागण कहलाती हैं। कार्य की एवं पारिस्थितिकी रूप से पर परागण कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण है मक्का। जेनेटिकली का मतलब दोनों पुष्प के जीनोटाइप सेम है, तो ये तो जीनोटिपिकली सेम हो गए, तो ये कहलाएंगे स्वपरागण। लेकिन कार्य एक्सटर्नल उससे हो रहा है, बाहरी कारकों से हो रहा है, इसलिए कार्य की रूप से, और अलग अलग परिस्थिति में हो रहा है, इसलिए पारिस्थितिकी रूप से पर परागण है। उदाहरण लिख दिया मक्का। ठीक है, अब लिखो जीनोगेमी। हम बना दे डायग्राम में, कौन सा टाइम लग रहा है। जीनोगेमी का मतलब वास्तविक पर परागण, ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। हाँ भाई, लिखे परिभाषा इसकी, लिखो। एक ही जाति या किस्म, एक ही जाति या किस्म के अलग अलग पादपों के, एक ही जाति या किस्म के अलग अलग पादप के पुष्पों के मध्य, अलग अलग पादप के पुष्प के मध्य होने वाली परागण क्रिया होने वाली परागण क्रिया जीनोगेमी या वास्तविक पर परागण, जीनोगेमी या वास्तविक पर परागण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है डाइकोट्स, द्विबीजपत्री पादप। अब लेते हैं कृत्रिम पर परागण या हाइब्रिडिज्म। कृत्रिम पर परागण या संकरण, हाइब्रिडिज्म, और इसका मीनिंग क्या होगा। हाँ, लिखो। अलग अलग जाति या अलग अलग किस्म, अलग अलग जाति या अलग अलग किस्म के पादप, अलग अलग जाति या अलग अलग किस्म के पादप के मध्य पर परागण की क्रिया, अलग अलग जाति अलग अलग किस्म के पादप के मध्य पर परागण की क्रिया कृत्रिम पर परागण या संकरण, कृत्रिम पर परागण या संकरण कहलाता है। और ये किसी में भी करवाया जा सकता है, जैसे रेफेनोब्रासिका, सरसों और गोभी के बीज करवा सकते हैं, मूली और गोभी के बीज करवा सकते हैं, मटर की अलग अलग वैरायटी के बीज करवा सकते हैं। तो ये इसके उदाहरण कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब सुनो,
ये जो पर परागण की क्रिया है, इसको प्रेरित करने वाले भी कुछ कारण होते हैं। तो लिखो पॉइंट, पर परागण की क्रिया को, पर परागण की क्रिया को प्रेरित करने वाले कारण, पर परागण की क्रिया को प्रेरित करने वाले कारण। रीजन्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण की क्रिया को प्रेरित करने वाले कारण। पहला देखो, पहला कारण है यूनिसेक्सुअलिटी, या कहते हैं एक लैंगिकता, लिंगिकता, और इसको एक टर्म दी गई है डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी या कहते हैं डाइक्लाइनी का अर्थ ये है कि पादपों में एक लिंगी पुष्प का पाया जाना, और एक लिंगी पुष्प जब होगा तो 100% क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के जनन अंग है, तो परागकण किसी और ही पुष्प से आएगा। और सबसे मूल कारण यही है। इसमें यूँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से किस कुल में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ऐसा PYQ है आपके पास। तो अभी हमने जो फैमिलीज पढ़ी उनमें से भी पूछ सकते हैं, कोई दूसरा भी उदाहरण आ सकता है। जैसे पहले कॉमन एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी, और हमने जो पढ़ा है उनमें भी यूफोरबिएसी में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। केला भी एक लिंगी हैं, पपीता भी एक लिंगी हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये डाइक्लाइनी पाई जाती है। डाइक्लाइनी होगी तो 100% क्रॉस पोलिनेशन। मीनिंग लिख दो, यूनिसेक्सुअलिटी अर्थात डाइक्लाइनी, एक लिंगी पुष्प का पाया जाना, एक लिंगी पुष्प का पाया जाना। और उदाहरण लिख दो। टेस्ट का टॉपिक बता दिया, क्या? मॉर्फोलॉजी। क्यों गर्दन हिला रहा तू? तो नहीं पता हो तो सुन लिया कर। बॉटनी में प्लांट मॉर्फोलॉजी है ना, और साथ में आवृत बीजी कुल, फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हाँ, यानी कंप्लीट पार्ट उसका मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। फिजिक्स में क्या आएगा? वर्क, एनर्जी, पावर। और केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बायोमोलिक्यूल। स्पेक्ट्रो है? नहीं, अभी जूलॉजी वाले सर नहीं है तो पेपर तैयार नहीं होगा। हाँ भाई, अगली बार से जूलॉजी करवा देंगे। सेकंड लिखो, पादपों में जनन हो गया ना टेस्ट? नहीं, अच्छा अभी तो तुम्हारे मॉर्फोलॉजी चल रही है, जनन कहाँ से आएगा? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस करा रखा है पहले से ही, तुम्हारे आने से पहले ही करा दिया था। और क्या, नोट्स को करा दिया था। यानी अरे तो यही तो कहा था उस दिन भी तो समझाया था। मतलब इसका मतलब जाके टटोलते भी नहीं है। क्या चीज? इम्पोर्टेंस क्या होता है भाई? सुनो, इसको पूछो इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस ये होता है कि 2 दिन तक तेरे को भूखा रखा जाए तो भोजन का ही क्या इम्पोर्टेंस होगा? तो 2 दिन भूखा रहने पर जो भोजन का इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस इसमें है।
कि किस कुल के पादप क्या काम आते, खाने पीने में कौन से काम आते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, कोई औषधीय रूप से उपयोग होते हैं। हाँ, तुम लोग एब्सेंट बहुत रहते हो। और क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बालक तो एक दिन आते हैं 2 दिन गायब रहते हैं, 2 दिन आते हैं 1 दिन गायब रहते हैं, कुछ बालकों को छोड़कर। हाँ भाई, चलो अब 18 का एग्जाम है ना, अभी 18 बहुत दूर है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो, 1 दिन की तो मकर संक्रांति की छुट्टी है, सुनो भाई, मकर संक्रांति है 14 तारीख की, ठीक है, और अगली छुट्टी रीट उत्सव की है, और उसकी छुट्टी है 17, 18, 19 की। नहीं, और कोई छुट्टी नहीं है, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का। मकर संक्रांति की कैंसिल नहीं हो सकती। अरे सुनो तो सही, तो यहाँ आसपास ऐसा माहौल होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ बेटा, तू जरूर आ जाना, तेरे को पढ़ाऊंगा मैं पक्का, और एक साथ में डंडा ले आना। है? नहीं हुई। चलो अगला है डाइकोगेमी, या कहते हैं भिन्न काल पक्वता। हाँ भाई, सेकंड कारण लिखो, डाइकोगेमी या भिन्न काल पक्वता। हाँ भाई, अब सुन भी लो यार, अब चर्चा थोड़ी कम करो यार, बाद में छुट्टी में कर लेना चर्चा जो भी। हाँ भाई, डाइकोगेमी या कहते हैं भिन्न काल पक्वता। डाइकोगेमी या भिन्न काल पक्वता का मतलब है नर और मादा जनन अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। लिखो मीनिंग, नर तथा मादा जनन अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना भिन्न काल पक्वता कहलाती हैं। इसमें नर जनन अंग का, दोबारा पॉइंट लिखो, इनमें नर जनन अंग का पहले परिपक्व होना, भिन्न काल पक्वता कहलाती हैं। अगला पॉइंट, इनमें नर जनन अंगों का पहले परिपक्व होना प्रोटेंड्री पूर्वजता, नर जनन अंगों का पहले परिपक्व होना प्रोटेंड्री पूर्वजता कहलाता है, जबकि मादा जनन अंगों का पहले परिपक्व होना, मादा जनन अंगों का पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वजता कहलाता है।
उदाहरण है साल्विया, उदाहरण है साल्विया, यानी भिन्न काल पक्वता का उदाहरण है, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। है भाई? हाँ, अरे तो पहले होगा तो ही तो नाम पड़ेगा ना। पूर्वता का मतलब क्या है? पहले होना। भाई इसको अगर विचार करेगा तो जिसमें प्रोटेंड्री होगा तो उसमें तो मादा जनन अंग पीछे परिपक्व होगा, तभी तो पहले कहेंगे ना। तू और मैं बराबर खड़ा रहेंगे तो कौन पहले आएगा? मैं क्या कह रहा हूं, जो पहले परिपक्व होता उसके नाम पर टर्मिनोलॉजी होती है। बाद में परिपक्व होने का मतलब जो बचा हुआ वो बाद में परिपक्व होगा। हाँ, दोनों का ही है। ये भिन्न काल पक्वता का ही पूरा कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सोलेनेसी कुल में भी ऐसा होता है। सोलेनेसी कुल में भी ऐसा होता है। हाँ, दूसरा उदाहरण भी लिख दो, सोलेनेसी। चलो एक और अगला है। हाँ, तीसरा कारण है, उसको कहते हैं हेरकोगेमी। हेरकोगेमी यानी स्व अनिषेचन। स्व अनिषेचन। हेरकोगेमी का मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक अवरोध बनेगा और प्राकृतिक अवरोध के कारण स्वनिषेचन असफल हो जाएगा। कैसे समझो? प्राकृतिक अवरोध का मतलब है ये वर्तिकाग्र है और इसके निचले हिस्से पर पराग कोष चिपक गए, तो इन पराग कोष से पराग कण ऊपर नहीं आएंगे, आएंगे तो किसी और दूसरे पर ही जाएंगे। तो ये अवस्था कहलाती है गाइनोस्टीजियम। हाँ, यानी गाइनोसियम से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था होगी तो स्वनिषेचन रुक जाएगा और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। लिखो, हेरकोगेमी का मीनिंग लिखेंगे, प्राकृतिक अवरोध के कारण, प्राकृतिक अवरोध नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक अवरोध के कारण स्वनिषेचन की क्रिया का, प्राकृतिक अवरोध के कारण स्वनिषेचन की क्रिया का असफल होना, स्वनिषेचन की क्रिया का असफल होना हेरकोगेमी कहलाता है। उदाहरण है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में गाइनो स्टीजियम, कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टीजियम अवस्था का होना, कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टीजियम अवस्था का होना। चलो एक और कारण है, हेट्रो स्टेमनी, विषम पुंकेसरी, विषम पुंकेसरी अवस्था। कैसे? देखो, कोई फ्लावर है, इसका गाइनोसियम ये है और पुंकेसर बहुत छोटे रह गए, या एक स्टेज ये है कि इसमें गाइनोसियम छोटा है और पुंकेसर बहुत लंबे हो गए, तो इसके परागकण भी इस पर नहीं पहुंचेंगे और इनके परागकण भी इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर ही कहीं गिर जाएंगे। तो ये अवस्था कहलाती है हेट्रोस्टेमनी का, विषम पुंकेसरी।
का मीनिंग लिख दो, जायांग की तुलना में, जायांग की तुलना में पुंकेसर का, जायांग की तुलना में पुंकेसर का बहुत अधिक छोटा या बहुत अधिक लंबा होना, बहुत अधिक छोटा या बहुत अधिक लंबा होना विषम पुंकेसरी अवस्था कहलाती है। ठीक है, और ऐसा उदाहरण है जैसे गुड़हल, गुड़हल में पुंकेसर अधिक लंबे होते हैं। चलो, ये 4 कारण जो हैं पर परागण की क्रिया को प्रेरित करने के लिए होते हैं। अब पर परागण की क्रिया किसी न किसी माध्यम से होती है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है। तो इन माध्यम के आधार पर भी पर परागण के प्रकार होते हैं। लिखो, पर परागण के माध्यम और उनके आधार पर प्रकार। पर परागण के माध्यम यानी एजेंट और इनके आधार पर परागण के प्रकार, इनके आधार पर परागण के प्रकार। देखो, पहला प्रकार है वायु परागण, यानी एयर पोलिनेशन। ये तो कॉमन वर्ड हो गया, मतलब आपकी अपनी भाषा में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वायु परागण को क्या कहते हैं, यानी इसकी टेक्निकल टर्म पूछी जाएगी। तो वायु परागण को कहते हैं एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमोफिली। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और कैसे बनेंगे? मिलान के क्वेश्चन, मैचिंग के क्वेश्चन, जो एक तरफ एजेंट लिख देंगे, एक तरफ माध्यम लिख देंगे और एक तरफ उनकी टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं, और सीधे भी पूछ सकते हैं। जो पहले से आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं, और मिलान के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और कथन कारण भी बनाएंगे कि वायु परागित पादप में पराग कण हल्के वजन के होते हैं। ये तो है कथन। कारण बना देंगे कि उड़ने में असुविधा होती है, उड़ने में सुविधा होती है। सही गलत पहचानना है, एक्सप्लेनेशन भी पहचानना है। तो लिखो, वायु परागण क्रिया को एनीमोफिली कहते हैं। टर्म लिख दो पहले तो। इन पादपों की कुछ विशेषता होती हैं जिनके तथ्य भी बनाए जाते हैं। हाँ भाई, तो वायु परागित पादपों के कुछ लक्षण लिखेंगे। टर्म हो गई। अब लिखो लक्षण, यानी कि तथ्य। तो ये क्या तथ्य हैं? पहला बिंदु, वायु परागित पादपों में पराग कण, लिखो, इनमें पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं। पहला बिंदु है, इनमें पराग कण अधिक संख्या में बनते हैं।
हल्के वजन के होते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं और हल्के वजन के होते हैं। यह पंख युक्त या कैसे विंग्ड, यह पंख युक्त या विंग्ड और पंख युक्त को क्या बोलेंगे, विंग्ड। उदाहरण सीधा भी पूछ सकते हैं, विंग्ड पोलन किसके होते हैं, ये पाइनस के होते हैं। विंग्ड पोलन यानी यह पंख युक्त और पंख युक्त को क्या बोलेंगे, विंग्ड। उदाहरण लिख दो ब्रैकेट में, पाइनस। या रोमिल संरचना युक्त हो सकते हैं, हेरी स्ट्रक्चर, या रोमिल संरचना युक्त हो सकते हैं, मतलब जिससे उड़ने में मदद मिले। रोमिल संरचना युक्त हो सकते हैं, ठीक है। पहला विशेषता तो ये हो गई। अब दूसरा, इनकी वर्तिकाग्र स्टिग्मा चौड़ी चपटी या पंख नुमा, चौड़ी चपटी या पंख नुमा हो सकती हैं। बताओ किसकी वर्तिकाग्र पंख नुमा होती हैं? अरे मॉर्फोलॉजी में जाएंगे पीछे। वर्तिकाग्र लिखाई थी और ये भी कहा था कि क्वेश्चन आएगा तो इसी का आएगा, पोएसी में। तो फीदरी और उसमें क्या है, विंग्ड कहाँ लिखा, पंख नुमा लिखा है। ये पोलन का कह रहे हैं, इधर वर्तिकाग्र की बात चल रही है, विंग्ड उसमें था। चौड़ी चपटी या पंख नुमा यानी फीदरी, ठीक है। तो उदाहरण है पोएसी में, पंख नुमा, चौड़ी चपटी और पंख नुमा होती हैं। उदाहरण है घासकुल, पोएसी। चलो तीसरा पॉइंट है, इनमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि अगर परागकण उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो प्रोसेस सक्सेस है, हिट है, और नहीं तो फिर से ट्रायल है। यानी परागकण बहुत सारे उड़ते हुए आते हैं, कोई उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तब तो प्रोसेस सक्सेस है, हिट है, नहीं तो फिर ट्रायल चलता रहता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, हिट एंड ट्रायल मेथड पाया जाता है। अगला चौथा पॉइंट है, इनमें ट्रांसलेटर मैकेनिज्म भी पाई जाती हैं। बाइपोलिनिया होती हैं। बताओ कहीं आया था कि ऐसा सब? केलोट्रोपिस और ऑर्किड्स में पोलिनिया बनते हैं, और पोलिनिया में क्या होता है, परागकण भरे होते हैं। तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बाइपोलिनिया होती हैं। परागकणों का स्थानांतरण पोलिनिया के द्वारा होता है। परागकण का स्थानांतरण, पर ये मैकेनिज्म का नाम यही लिखा आएगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को। स्थानांतरण पोलिनिया के द्वारा होता है। और उदाहरण किसके हैं? केलोट्रोपिस और ऑर्किड्स।
तो ऐसी विशेषता वायु परागित पादपों में पाई जाती है। तो ये तो हो गया एक, ऑर्किड्स और कैलोट्रोपिस इसके पॉलिनिया के उदाहरण है ना, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स। भाई बढ़े आगे, चलो एक मैच एजेंट के आधार पर हो गया। अब सेकंड लेते हैं, अगले प्रकार का कारक क्या है। अच्छा ये तो हो गया टाइम, कल पढ़ेंगे फिर आगे।